नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स सेमेस्टर 4 का कुछ सिलेबस चेंज हुआ है और उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने जो आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके बीच के डिफरेंसेस को समझाया है, तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें। आज हम टाइप्स ऑफ रिजीम्स के बारे में जानने वाले हैं। हमें डेमोक्रेटिक रिजीम के बारे में पढ़ना है, ऑथोरिटेरियन रिजीम, पॉपुलिज्म और टोटलिटेरियन रिजीम के बारे में हमें जानना है। तो चलिए इस वीडियो को हम आज शुरू करते हैं। इसको बहुत ही शॉर्ट रखने वाले हैं। देखिए, पहले भी आपके सिलेबस में डेमोक्रेटाइजेशन चैप्टर था, तो उसमें मैंने आपको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर प्रोवाइड कराया था, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज को डिस्कस किया था, डेमोक्रेसी के डेफिनेशंस, उसके फीचर्स, उसके बाद जो सैमुअल पी हंटिंगटन बताते हैं वेब्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, किस तरह से जो डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में उसका विस्तार होता है, स्प्रेड होता है, उस चीज को भी मैंने बताया है मेरे ख्याल से सेकंड लेक्चर में। मैं आई बटन पर आप क्लिक कीजिए, वहां पे मैं लिंक पिन कर दे रहा हूँ, साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। तो वहां से आप डेमोक्रेटिक रिजीम को समझिए, स्टेजेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन क्या क्या होते हैं, ये सभी चीजें मैंने आपको उस लेक्चर में बताया है। इसीलिए आज हम यहाँ सीधे ऑथोरिटेरियन रिजीम से शुरू करने वाले हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन में नहीं जाते हैं, जो बुक वाला डेफिनेशन है उससे थोड़ा हटकर समझिए कि क्या होता है ऑथोरिटेरियन रिजीम। तो ऑथोरिटेरियन रिजीम जो है एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जो कि इंडिविजुअल के पॉलिटिकल एस्पेक्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इंडिविजुअल के पॉलिटिकल एस्पेक्ट को, पॉलिटिकल एस्पेक्ट मतलब उसका जो आपका पब्लिक लाइफ होता है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है। सो द अथॉरिटेरियन regime is the form of government which controls the individual public sphere of life and political aspect of their life। तो जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कंट्रोल करे, जो आपके पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कंट्रोल करे, वो अथॉरिटेरियन रिजीम होता है। दिस इज अपोजिट टू द डेमोक्रेसी। आपको डेमोक्रेसी में राइट्स मिलते हैं, ये आपके पॉलिटिकल बिहेवियर को कंट्रोल करने की नहीं कोशिश करता, आपको फ्रीडम देता है, इंडिविजुअलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। पर यहाँ अथॉरिटेरियन रिजीम में ऐसा नहीं है। तो अथॉरिटेरियन रिजीम को हम लोग डिफाइन करते हैं सबमिशन टू द अथॉरिटी। हम सरेंडर हो जाते हैं अथॉरिटी के सामने। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो रूलिंग एलिट्स होते हैं, कुछ ही लोगों के हाथों में जो शक्ति होती है वह सीमित होती है, वही पूरे राज्य को चलाते हैं। पॉलिटिकल जो प्लूरलिज्म है बहुत कम होता है। दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही कम होंगी, जो आइडियोलॉजी होगा बहुत ही कम होगा। जैसे आप चाइना का एग्जांपल लीजिए, चाइना को हम लोग टोटलिटेरियन नहीं कह सकते, चाइना को हम लोग अथॉरिटेरियन में लेकर चलते हैं। तो आप चाइना का एग्जांपल लीजिए, आपको पूरा चीज इसमें समझ में आएगा। तो एक रूलिंग एलिट है, एक छोटा सा ग्रुप है जो कि हमेशा रूल कर रहा है। वहाँ पॉलिटिकल जो है प्लूरलिज्म नहीं है, एक ही आइडियोलॉजी है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी या माओइस्ट आइडियोलॉजी बोलिए, या फिर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आप बोलिए, यही आइडियोलॉजी जो है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को गवर्न करती है। फिर सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, आपका सेंट्रलाइजेशन है, यूनिटरी फीचर आपको अधिक देखने को मिलता है। जितने भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स आप देखेंगे, देयर इज ऑलवेज द यूनिटरी फीचर ऑफ गवर्नमेंट। आपको फेडरलिज्म मिल ही नहीं सकता। फिर उसके बाद जो वहाँ ऑपोजिशन होता है वो बहुत ही इंटॉलरेंस होता है, मतलब ऑपोजिशन को वहाँ महत्व नहीं दिया जाता। अपोजिशन जो होता है, जो मतलब अभी सरकार जो सत्ता में अगर उसको अपोज करने की कोशिश करेगा तो उसको आयरन हैंड से कुचल दिया जाता है। और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस जो है वो बहुत ही कॉमन है अथॉरिटेरियन रिजीम में। यहाँ हम जब टोटलिटेरियन रिजीम और अथॉरिटेरियन रिजीम में जब डिफरेंस बताएंगे, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अथॉरिटेरियन रिजीम का मेन मुद्दा है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, कि वह हमेशा सरकार में रहना चाहता है, वह हमेशा पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करना चाहता है। और पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करने के लिए वह सब एक्टिविटीज करता है। वह आपके सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, सिर्फ आपके पब्लिक लाइफ को कंट्रोल कर रहा है।
उस आपके प्राइवेट लाइफ से कोई मतलब नहीं है, आप किससे शादी कर रहे हैं, आप कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, इससे उसको आमतौर पर मतलब नहीं होता अथॉरिटेरियन रिजीम को। आप क्या मूवी देखते हैं, आपका आइडियोलॉजी क्या है, ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, बस वो जो है अपने आप को सत्ता में कायम रखने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम टोटलिटेरियन रिजीम को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि टोटलिटेरियन रिजीम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम। मतलब सभी टोटलिटेरियन रिजीम अथॉरिटेरियन रिजीम भी होता है, लेकिन सभी अथॉरिटेरियन रिजीम टोटलिटेरियन रिजीम नहीं होता है। वही अथॉरिटेरियन रिजीम टोटलिटेरियन रिजीम बन जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम में जाकर, जब वो लोगों के प्राइवेट लाइफ में भी दखल अंदाजी करना शुरू कर देगा। आप कौन सा चैनल देखते हैं, कौन सा मूवी देखते हैं, किससे शादी करते हैं, ये सब चीज को कंट्रोल करेगा, तो ये टोटलिटेरियन रिजीम हो जाएगा। मतलब टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है? एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म इज नोन एज टोटलिटेरियनिज्म, अगर शॉर्ट में हम समझे तो। अभी टोटलिटेरियन स्टेट का आपको एक ही क्लासिक एग्जांपल मिलेगा, बाकी टोटलिटेरियन आपके स्टेट्स बचे नहीं। नॉर्थ कोरिया इज मोस्ट क्लासिक एग्जांपल ऑफ द टोटलिटेरियन रिजीम, और बाकी कोई एग्जांपल्स आपको ऐसा अभी तो नहीं देखने को मिलेगा। हिटलर का जो नाजी जर्मनी था, जो बेनेटो मुसोलिनी का जो आपका फासिस्ट इटली था, वो टोटलिटेरियन रिजीम था। जो स्टालिन का यूएसएसआर था, that was the classic example of the totalitarian regime. But right now there is no totalitarian regime except North Korea. However, there are many authoritarian regimes, like the countries of Middle East where there is monarchy. They are the example of authoritarian regime. तो चलिए ये सब चीजों के बारे में हम जानने का कोशिश करते हैं। तो फीचर्स क्या होता है अथॉरिटेरियन रिजीम का? तो अथॉरिटेरियन रिजीम में आप देखिएगा तो चुनाव नहीं होते हैं। जैसे मैं आप अथॉरिटेरियन रिजीम का एग्जांपल, आप थोड़ा एक चीज यहाँ पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको सही से समझ में आएगा। सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिए फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटेरियन रूल। तो अथॉरिटेरियन रूल जो होता है उसके भी कई प्रकार के फॉर्म होते हैं। सबसे पहला है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की आपको, जैसा कि मैंने बताया, जो मिडिल ईस्ट है, जो आपका अरेबियन पेनिनसुला है, उसमें आपको देखने को मिलता है। बहरीन में, कुवैत में, ओमान में, कतर में, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब कंट्रीज में यहाँ कुछ जो रॉयल फैमिलीज होते हैं वो रूल करते हैं, और वहीं की पॉलिटिकल और मिलिट्री पोस्ट पे होते हैं, ठीक है, और वही रूलिंग सोवरेन होते हैं। दूसरा है आपका रूलिंग प्रेसिडेंट्स। रूलिंग प्रेसिडेंसी जो आपका होता है वो एक तरह से गवर्नमेंट को डोमिनेट करता है, मीडिया को डोमिनेट करता है, और अपने अपोजिशन को मार्जिनलाइज्ड करके रखता है। मतलब अपने अपोजिशन को हमेशा आयरन हैंड से, लोहे के हाथ से कुचलने की कोशिश करता है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करता है। आप अगर देखिएगा सोवियत रिपब्लिक्स को, सोवियत रिपब्लिक्स जैसे में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सब जो कंट्रीज थे जो कि पहले आपके सेटेलाइट स्टेट्स हुआ करते थे यूएसएसआर के, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जिम्बाब्वे में आप देखिएगा 30 साल तक एक ही पार्टी की गवर्नमेंट रही। हम 9th क्लास में इसको पढ़ते हैं, आप अगर 9th क्लास अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको याद होगा। उसके बाद एंगोला में आप इस तरह का देख सकते हैं रूलिंग प्रेसिडेंसी। एक बार प्रेसिडेंट बना फिर कभी हट ही नहीं रहा है, हमेशा वही चुनाव जीत रहा है 30 साल तक, 35 साल तक, इस तरह की चीजें होती है। फिर रूलिंग पार्टी, एक ही पार्टी आपका रूल करता है और वहाँ एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना है अभी, ठीक है, बहुत सारे अफ्रीकन स्टेट्स में भी आपको देखने को मिलता है। अभी तो एक क्लासिक एग्जाम्पल इसका है तो कम्युनिस्ट स्टेट्स को ही आप ले सकते हैं। लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ये सब जो थे एक टाइम में, जो ची गुवेरा का रूल था, फिडल कैस्ट्रो का रूल था चाइल में और क्यूबा में, वहां जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स थी तो आप वहां भी रूलिंग पार्टीज को देख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलिट्री रूल, ये जो मिलिट्री रूल है आजकल लेस कॉमन है। ये जब आपका दिकूप हो जाता है, जो सरकारें होती हैं उसको जो मिलिट्री होता है वो उसको ओवरटर्न कर देता है। जैसे मैं मिलिट्री रूल का आपको एग्जांपल
पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। तो पाकिस्तान भी अथॉरिटेरियन रूल से काफी बार जा चुका है। जैसे में परवेज मुशर्रफ ने जिस तरह से आपका तख्ता पलट किया था मिलिट्री रूल का, वो भी एक एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं। अभी आपको मिलिट्री रूल ना के बराबर देखने को मिलता है। फिर थियोक्रेसी, ये आपका आजकल एक नया अथॉरिटेरियन रूल उभर के आ रहा है। इसमें क्या होता है कि जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट कंट्री को गवर्न करते हैं। इसका अभी का क्लासिक एग्जांपल है ईरान। वहाँ के प्रेसिडेंट को देख लो, ही इज आल्सो द पॉलिटिकल लीडर, एट द सेम टाइम ही इज आल्सो अ religious leader, so that is called the theocracy. So these are the forms of the authoritarian government. आपको एक ओवरलुक मिल गया कि ये सब कहाँ कहाँ होती हैं, किस तरह की कंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मोनार्की is also a type of authoritarian rule, ruling precedence, जो प्रेसिडेंसी है वो भी हो गए, रूलिंग पार्टीज, मिलिट्री रूल और थियोक्रेसी, ये सब। अब आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखो। तो भाई यह तो इलेक्शन नहीं होता, एग्जाम्पल के तौर पर सऊदी और ये सब, कुवैत, ये सब में इलेक्शन थोड़ी होता है, इलेक्शन नहीं होता, ठीक है। और कहीं कहीं अगर इलेक्शन होता भी है, जैसे में चाइना आपका था ना यहाँ पे रूलिंग पार्टीज वाला, जैसे में चाइना, अगर इलेक्शन होता भी है तो काफी फ्रॉड होता है, मैनिपुलेशन होता है, वायलेंस होता है, ठीक है। और जीतना भैया उसी को है, मतलब एक तरह से स्टेज्ड इलेक्शन होता है, शो इलेक्शन होता है, ठीक है, बस दिखावे के लिए। उसके बाद जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस होते हैं वह वीक होते हैं, मेच्योर होते हैं, पुअरली डिफाइंड होते हैं। पता ही नहीं लगता कि जो है चुनाव कौन कराएगा, और जो वहाँ के इलेक्शन कमीशंस होंगे उनके पास क्या राइट्स होंगे, और कौन कौन से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। जैसे हमारे यहाँ वेल डिफाइंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप एग्जाम्पल में ले लो हमारे लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशियरी को। तो इस तरह के नहीं होते। और अगर कुछ हद तक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वह डायरेक्ट जो एलीट लीडर्स हैं, जो अथॉरिटेरियन रिजीम को बना कर रखे हैं, उनके हाथों में होते हैं। फिर लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है, बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन होता है जनता का इन द गवर्नमेंट। इन अदर वर्ड, सरकार में बहुत कम से होता है जो जनता होती है। देयर इज वेरी लिटिल और नो से इन द गवर्नमेंट, ओके। और कोई गारंटी नहीं है कि जो आपकी आवाज है, जो जनता की आवाज है, वह ऊपर अथॉरिटेरियन रिजीम के द्वारा सुनी जाएगी। ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर है। फिर देयर इज नेग्लिजिबल लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। लेकिन हाँ, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के पावर पर कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो जरूर होता है, क्योंकि ये जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, इन्होंने अभी इंटरनेशनल इकोनॉमी में सरवाइव करने के लिए कैपिटलिज्म को अपना लिया है, कुछ हद तक एलपीजी रिफॉर्म्स कर लिए हैं। तो इस पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नजर होती हैं। बाकी जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जो कि इन डेमोक्रेटिक बिहेवियर को क्रिटिसाइज करते हैं, उनसे इनको डर लगता है कि वो कहीं सैंक्शन ना लगा दे। जब हांगकांग में कुछ मामला बिगड़ेगा तो हो सकता है कि चाइना पे यूरोपियन यूनियन सैंक्शन लगा दे, या फिर उसके बाद अमेरिका सैंक्शन लगा दे। तो इससे थोड़ा ये डरते हैं, इसीलिए इन पर थोड़ा एक नेग्लिजिबल लिमिटेशन होता है। लेकिन वो लिमिटेशन इनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का नहीं होता, इनके लोगों का नहीं होता, बल्कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का फियर होता है, हम एक तरह से कह सकते हैं इसको। उसके बाद इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम जो है वो बहुत कम होते हैं, ड्यूटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है यहाँ। लेकिन हाँ, सम सॉर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स आर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उनके संविधान में कुछ हद तक तो इंडिविजुअल राइट और फ्रीडम को डिफाइन किया जाता है। भले ही ग्राउंड लेवल पर वह प्राप्त ना हो, वह अलग बात है, लेकिन डिफाइंड किया जाता है। लिमिटेड ही होता है पर डिफाइन किया जाता है। वहां पे जो जुडिशियरी होती है वह इंडिपेंडेंट नहीं होती है, वह हमेशा इन्फ्लुएंस्ड होती है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और वहाँ जो अपोजिशन होता है, जो विपक्षी दल होते हैं या जो विपक्ष होता है, उसको हमेशा आयरन हैंड से कुचलने का कोशिश किया जाता है, हमेशा उसको थ्रेट होता है, और हमेशा उसे जो है हिंसा का खतरा उसके ऊपर मंडराते रहता है। उसके बाद अगर हम आठवां कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यहाँ का जो मीडिया होता है, इस पर सेंसरशिप होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ प्राइवेट मीडिया भी आपको देखने को मिलेंगे अथॉरिटेरियन रिजीम में।
सब जो मीडिया है सब गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं होता, बट प्राइवेट मीडिया इज आल्सो सब्जेक्ट टू द सेंसरशिप। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना है, अगर आप प्राइवेट मीडिया भी हैं तो, कि क्या हम ये खबर को दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं, उसके बाद ही आप उसको आप चला सकते हैं अपने न्यूज चैनल पे या मीडिया पे, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द अथॉरिटेरियन रिजीम। So these are the forms of authoritarian regimes which we have discussed. अब हम लोग आ जाते हैं टोटलिटेरियन रिजीम पर। मैंने आपको बहुत अच्छे तरह से समझा दिया कि जो आपका मोस्ट एब्सोल्यूट फॉर्म होता है अथॉरिटेरियन रूल का, आइदर बाय गाइडिंग आइडियोलॉजी गाइड करती है या फिर कोई आइडियोलॉजी गाइड नहीं करती। जैसे मैं नाजिज्म की आइडियोलॉजी गाइड कर रही थी, जो हिटलर का टोटलिटेरियन रूल था। जैसे मैं स्टालिन का कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी उसको गाइड कर रही थी, लेनिनिज्म की आइडियोलॉजी उसको गाइड कर रही थी कि उसको सोशल चेंज करना है, ठीक है, कुछ गोल रहता है, या फिर कुछ ऐसे नहीं होता, बस ऐसे भी पावर एक्सरसाइज करते हैं। अब जैसे मैं आप नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल लीजिए, तो उसका कौन सा आइडियोलॉजी है, वो अपने आप को हाँ कम्युनिस्ट क्लेम करते हैं, दैट वी आर कम्युनिस्ट, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल इन नेचर एंड दैट इज नॉट फिजिबल ऑन द ग्राउंड। तो ये सब चीजें हैं। तो एक लीडर एक्सरसाइज करता है अपना पूरी तरह से एब्सोल्यूट पावर को, स्टेट एक्सरसाइज करता है या ओवरऑल पार्टी एक्सरसाइज करता है। यहाँ पे आप देखिए कि ओवरऑल एस्पेक्ट जो है इंडिविजुअल लाइफ का, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों पर ही सर्वेलांस रहता है स्टेट का। हमने बोला कि अथॉरिटेरियन रिजीम में सिर्फ पब्लिक लाइफ पे आपका होता है, पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों आपका जो स्फीयर है, दोनों को स्टेट देख रहा है, दोनों पर आप सर्विलांस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इन चीजों को। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर सिंपल वर्ड में बोले तो जो टोटलिटेरियन रिजीम है वो अथॉरिटेरियन भी है, क्योंकि टोटलिटेरियन रिजीम में अथॉरिटेरियन रिजीम जो कि पब्लिक लाइफ पे या पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे उसका कंट्रोल रहता है, ये आपको फीचर इसमें भी देखने को मिलता है। बट हर एक अथॉरिटेरियन रिजीम जो है वो टोटलिटेरियन नहीं होता, बिकॉज अथॉरिटेरियन रिजीम में आपका पब्लिक लाइफ प्लस प्राइवेट लाइफ नहीं होता, बट हियर you are seeing the private life also, there is the सर्वेलांस ऑफ द प्राइवेट लाइफ में भी हस्तक्षेप हो रहा है, इंटरफेयर किया जा रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं नाजी जर्मनी जो है हिटलर का, फिर जोसेफ स्टालिन का रूल जो यूएसएसआर में था, और आज का जो नॉर्थ कोरिया है, दीज आर द क्लासिक एग्जांपल ऑफ द टोटलिटेरियन रिजीम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फर्क समझ में आया होगा अथॉरिटेरियन रिजीम और टोटलिटेरियन रिजीम में। अब टोटलिटेरियन रिजीम आपको देखने को नहीं मिलता, सिर्फ एक बचा हुआ है, और वो भी देखिए, उम्मीद तो यही करेंगे कि ध्वस्त हो जाए जल्द से जल्द। अब थोड़ा फीचर्स को आप कंपेयर कीजिएगा जो अथॉरिटेरियन रिजीम में मैंने बताया था। यहाँ पे जो आपके राइट्स हैं दैट आर वर्स, द कंडीशन इज वर्स, ठीक है। इलेक्शन तो खैर होते ही नहीं, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं होता, पूरा का पूरा जो पावर होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। आप देख रहे हैं सबसे शुरू में आपको क्या पढ़ना था, आपको पढ़ना था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। तो आपको इसलिए पढ़ना था क्योंकि आप रिलेट कर पाए कि जो टोटलिटेरियन होता है और जो आपको अथॉरिटेरियन होता है, इसमें आपको यूनिटरी फॉर्म देखने को मिलता है। द पावर इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, ओके, द पावर इज नॉट डिवाइडेड, ओके। पावर जो होता है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कोई मेजर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं होता। उसके बाद ज्यादा फोकस डिफेंस पे होता है और आर्मी पे होता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन अगर है जिसपे फोकस करता है अथॉरिटेरियन टोटलिटेरियन रिजीम, दैट इज आर्मी, दैट इज डिफेंस। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका आर्मी और डिफेंस मजबूत रहेगा तब वो अपने स्टेटस को मेंटेन कर पाएगा। अगर कोई रेबेलियन होगा कंट्री में से, अगर कोई आंदोलन होगा, मूवमेंट होगा, तो उसको आयरन हैंड से क्रश करने की ताकत रख पाएगा। तो इसीलिए ये अपने आर्मी को काफी स्ट्रांग बनाते हैं। फिर कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, द पीपल आर नॉट इवन फ्री टू रेज देयर वॉइस। अगर आप अपने आवाज को उठाइएगा तो फिर आपको मौत से सामना करना पड़ सकता है। हाल फिलहाल में ही एक न्यूज सुना था कि एक मछुआरे ने
नॉर्थ कोरिया के बाहर का कोई फॉरेन रेडियो चैनल सुन लिया था बस, और सरकार को पता चला तो उसको मरवा दिया। ये क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं सरकार की मर्जी के खिलाफ, इतना वहां पे आपका समझिए कि प्रॉब्लम है। There is no limitation on the power of totalitarian government. There is no limitation because they have the closed economy. उनको तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी डर नहीं है, क्योंकि सनक सवार होती है उसको, ना अपने जान का मोह है ना अपने जनता के जान का मोह है। आप हिटलर को देख लीजिए कैसे किया था उसने। तो भैया यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं होता। अथॉरिटेरियन रिजीम पे तो थोड़ा लिमिटेशन हमें देखने को मिलता भी है। वहाँ अथॉरिटेरियन रिजीम में इंडिविजुअल राइट और फ्रीडम को कम से कम डिफाइन किया जाता है, वो मिलते हैं नहीं मिलते हैं ग्राउंड लेवल पर अलग चीज होती है। पर यहाँ इंडिविजुअल राइट और फ्रीडम की कोई चर्चा नहीं होती, ठीक है। एंड द सिटीजन्स आर ओनली सपोज टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ब्लाइंडली। अंधा एकदम जो बोल रहा है वहां का लीडर, बस उसको आपको मानना है। आप नहीं मानोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप कौन सा हेयर स्टाइल रखोगे ना, ये भी तय किया जाता है, ठीक है। आप कितने बच्चे रखोगे ये भी तय किया जाता है। जैसे हिटलर कि आप ज्यादा आर्यंस पैदा करो, ये करो वो करो, सब चीज को जो है मैनिपुलेट करता है, एडुकेशन से लेके सब चीज। फिर जुडिशियरी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एकदम तुरंत एकदम आपका फैसला होता है ऑन द स्पॉट। जैसे जो मैंने आपको कहानी सुनाया मछुआरा वाला, तो उसने बेचारा रेडियो गलती से सुन लिया, तो अब उसका थोड़ी फ्री ट्रायल हुआ, कुछ हुआ, सीधे वहां सरकार ने बोला कि उसको बस तड़ीपार लगा दो, तड़ीपार हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। जुडिशियरी जो है एग्जिस्ट नहीं करता, जस्टिस का प्रिंसिपल नहीं होता वहां पे। माइट इज राइट, माई वे और हाईवे पे काम होता है, और नो प्रोसेस ऑफ ट्रायल, कोई फ्री ट्रायल का प्रोसेस नहीं है, बस सीधे एग्जीक्यूशन होता है। सॉरी, हम कहाँ थे, यहाँ पे। तो ये चीजें हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद अपोजिशन जो होता है, अपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप अथॉरिटी को अपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मौत को दावत दे रहे हैं, सिंपल सा उसका अर्थ होता है। फिर मीडिया पे पूरी तरह से सेंसरशिप होता है, गवर्नमेंट मीडिया ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है, नो प्राइवेट मीडिया इज अलाउड in these countries. In China there are the private media, okay, but in North Korea there is no private media, you cannot find any. उसके बाद भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इकोनॉमी होता है बहुत ही पुअर होता है, लो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, गरीबी होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी जो है वो होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है जल्दी नहीं करते, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपका टोटलिटेरियन रिजीम का कैरेक्टरिस्टिक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले बार हम पॉपुलिज्म करेंगे, जो पॉपुलिज्म पढ़ना है उस पर मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा 10-12 मिनट का, जिससे आप अपने आंसर्स को लिख सकें। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत